दोस्तों बात करें तो इंडिया के अंदर ज्यादातर जो स्मार्टफोन कंपनीज है या लैपटॉप ब्रांड्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई भी ब्रांड ले लो ना, कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इसके देखा तो मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश के अंदर हर जगह सर्विस सेंटर कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी ब्रांड के लिए इम्पॉसिबल है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या रहता है कि कई सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने, इस वजह से प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है बजाय की सर्विस पे। और जब कंपनी सर्विस से फोकस करने जाती है तो कुछ चुनिंदा जगहों पे ही फोकस कर सकती है, हर जगह फोकस नहीं कर सकती। इस वजह से आपको पूरे इंडिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी खासी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी और सर्विस एक बहुत बड़ा इशू है जिसे अभी तक कोई भी कंपनी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाई। और इतनी बुरी हालत है कुछ कंपनीज की तो कि एक ही शहर के अंदर दो अगर सर्विस सेंटर है तो दोनों सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो सकता है, कहीं अच्छा हो सकता है, कहीं बहुत खराब हो सकता है। इसके साथ अगली प्रॉब्लम है कि कई सारी कंपनीज अपने खुद की जो सर्विस होती है खुद हैंडल करती नहीं है। मार्केट में कोई नई कंपनी आती तो उसके लिए खुद का सर्विस सेंटर सेटअप करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो थर्ड पार्टी सॉल्यूशन के पास जाते हैं और किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास पकड़ते हैं। और थर्ड पार्टी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आपको सर्विस देना। मतलब कभी आप किसी सर्विस सेंटर पर गए तो कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि सर्विस सेंटर तो एक ही जगह, लेकिन वहां पे 10-10 कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस का एक ही स्पॉट उन्होंने बना रखा है और एक ही जगह पे सभी कंपनीज के फोन यहाँ पे रिपेयर होते हैं। वेल देखा तो बहुत ही ज्यादा कॉमन स्ट्रेटेजी है जिसका यहाँ पे कई सारी कंपनीज यहाँ पे यूज करती है, जिस वजह से कंसिस्टेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाना बहुत सारी कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है। और देखा जाए तो सिर्फ इतनी चीजें नहीं है, यहाँ पे देखा है तो कई सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट कटिंग करने की आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ध्यान नहीं दे दी है। इसके अलावा कई सारी कंपनीज का दिक्कत ये रहती है कि कई सारी जो कंपोनेंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी ही यहाँ पर नहीं होती। देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, कुछ कंपनीज होती है वो लगातार मोबाइल फोन लॉन्च करते जाती है और पुराने मोबाइल फोन जो लॉन्च हो जाते हैं तो उसको अगर आप उसके रिपेयर कराने जाते हो उसके पार्ट्स ही यहाँ पर नहीं मिलते। इस वजह से भी यहाँ पे लोगों सर्विस में प्रॉब्लम आती है कि कई सारी कंपनीज की प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है, उसे यहाँ पे सर्विस देना नहीं है। इस वजह से हर एक कंपनी की यहाँ पे प्रॉब्लम इस सर्विस में बनी हुई है। अजी प्रॉब्लम आती है कई सारे कंपोनेंट्स जो इंडिया में होते ही नहीं अवेलेबल, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। और कई सारे डिवाइसेस जो इंडिया में नहीं बनते वो अगर बाहर से आ रहे तो आप भूल जाओ कि आपको अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा इशू है। और कोई कंपोनेंट अगर बाहर से रिपोर्ट होकर आ रहा है ना, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी और जो कॉस्टिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब आप किसी भी प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट पे जाते हो, यानी कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रीमियम रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें अच्छी सर्विस मिलेगी, जबकि हर बार ऐसी चीजें सही नहीं होती। देखो किसी भी प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर जाके तो उसकी सेल्स हुई है, ऊपर से उसके इन्वेंट्री भी लिमिटेड है, उसके कंपोनेंट्स भी उन्होंने लिमिटेड बनाए और कोई आदमी अगर उसे यूज कर रहा है यहाँ पे और उसमें प्रॉब्लम आ गई तो उसका जो कंपोनेंट हो उन्हें बाहर कहीं से मंगवाना पड़ेगा, जिस कारण से वहां दिक्कत आ जाएगी। आप एक खुद बात सोच के रखिए कि आपने बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप लिया या मैकबुक जैसा लिया और उसे अगर टीयर 3 सिटी के अंदर रिपेयर कराने जाए तो भूल जाए कि वो चीज वहां पर रिपेयर हो पाएगी। ये दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से ब्रांड को कंट्रोल सर्विस सेंटर्स को यहाँ पे ओपन करना चाहिए और वहां पे फोकस करना चाहिए और वहां पे इन्वेंटरी होनी चाहिए कि कोई कंपोनेंट पे अगर फेलियर हुआ तो उस कंपोनेंट को वहां पे रिप्लेस कर दे। इवन ये चीज भी देखी है मैंने, किसी भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो पार्ट्स होते हैं उसको कंपनी बनाना ही बंद कर देती है, जिस कारण से लोगों को लॉन्ग टर्म में सर्विस की यहाँ पे दिक्कतें आती है। हालांकि सर्विस वाली दिक्कत उस केस में कम आती जब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है या उसकी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हुई है और आज भी मार्केट में सर्कुलेशन में है, उस वजह से उसको रिपेयर कर पाना भी आसान होता है। इवन जो थर्ड पार्टी स्टोर्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑफलाइन में अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, वहां पर भी ऐसे डिवाइसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बात करें तो इंडिया में ना बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है और हर एक ब्रांड की जो प्रायोरिटी रहती है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना रहती है। कई सारी कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है मार्केट में और पुराने प्रोडक्ट को यहाँ पर भूल जाती है। और अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि एक्सट्रीम एक्सटेंसिव प्रोडक्ट होना कंसिस्टेंट सर्विस यहाँ पे अभी भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही और उनके कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिस कारण से किसी भी कंपनी के लिए इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल होगा अगर वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड ना कर पाए। और अगर आफ्टर सेल्स की प्रॉब्लम कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में सॉल्व ना करे तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए कुछ कंपनीज को इसका बैकएंड में नुकसान हुआ, किसी ने यहाँ पर काम किया है, लेकिन इंटरनली बात करें सच बात तो ये कि आज भी किसी की भी कंसिस्टेंट सर्विस पूरे इंडिया में है ही नहीं। खैर इसी सब एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास, वो है आप लोगों को याद है कि माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर मिस्टर राहुल शर्मा ने एक टीवी लॉन्च किया था, डोर टीवी। जब ये टीवी लॉन्च किया था तब उसके बारे में बोला गया था कि 10,000 रुपए में आप 4K टीवी ले लीजिए, उसके बाद आपको महीने का 800 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 800 रुपए पे करेंगे और उतने रुपए के जो सब्सक्रिप्शन होता है OTT एप्स का लाइव टीवी चलकर वो आप वहां पे एंजॉय कर पाएंगे। ये कंसेप्ट में वो लाए थे।
और उस समय ही मैंने बनाकर वीडियो बोला था कि यार ये कंसेप्ट इंडिया में चलेगा नहीं, इस तरह की चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती, लोग शायद इसके पीछे इतना ज्यादा ना जाए। लेकिन आज के समय में रिपोर्ट ये आती है कि इस कंपनी ने अपने बिजनेस को टोटली बंद कर दिया है और जितनी भी डोर टीवी है मार्केट के अंदर किसी को कोई अपडेट नहीं मिलेगा, किसी को कोई यहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं मिलेगी और ये कंपनी टोटली यहाँ पे बंद हो चुकी है। लोगों के पास जो टीवी थे वो वैसे के वैसे हैं। हालांकि बस एक अच्छा काम किया, वो टीवी को अनलॉक कर रहे हैं जिस कारण से जो रेगुलर स्मार्ट टीवी होता है वैसा उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताओ यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी लॉन्ग टर्म में अपडेट्स की। हालांकि इस टीवी के अंदर बस एक बेनिफिट ये हुआ उन यूजर्स को जिन लोगों ने 10,000 रुपए में 4K टीवी ली है। लेकिन एक बात बता देना चाहो, उस 4K टीवी की क्वालिटी और एग्जैक्टली में प्रोडक्ट कैसा रहेगा इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसके अंदर सर्विस नहीं है, रिपेयर नहीं होगा। बस अगर आप इसे नॉर्मल स्मार्ट टीवी APK वगैरह डाल के अगर आप चलाना चाहे चला सकते हैं, या अगर HDMI पोर्ट है तो सेट टॉप बॉक्स या 5TB स्टिक से चला सकते हैं। बस अच्छी बात है कि 10,000 रुपए में 4K टीवी मिल गया। लेकिन एक बात यह कि इस टीवी के बारे में बात बोल सकते कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ये जो लाइन रहती है ना इस टीवी के लिए अच्छी है, क्योंकि क्या अगर टीवी चलता रहा किसी का तो लंबा चल जाएगा, किसी के टीवी में तो कोई प्रॉब्लम आई तो भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखा जाए तो इससे यार एक छोटी सी जो प्रॉब्लम रहती है ना वो मेरे को समझ में आती है कि किसी भी नए ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करने में लोगों को दिक्कत आई। मान लो यार मार्केट में कोई नई कंपनी है, वो वाकई में काम करना चाहती है, वो प्रोडक्ट बनाना चाहती है, लेकिन इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं ना उससे लोगों को ये समझ में आता है कि यार किसी नए ब्रांड के ऊपर हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या पता 6 महीने बाद ये कंपनी बंद हो जाए, 6 महीने बाद ये हमें प्रोडक्ट देके भाग गया, फिर हम क्या करेंगे, हमारा तो पैसा यहाँ पे फंस गया। यार ये बहुत ही प्रॉब्लम है। इस वजह से अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि उस कंपनी पर रिलाई करो जिस कंपनी का थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड हो, और अगर आप अर्ली एंथुजियास्ट हो ना तो एक बार ध्यान दो कि आप किस चीज में जा रहे हो, उसमें इस टाइप का रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। ये चीज मैं तभी अलाउ करता हूँ किसी नए कंपनी पर जाना कि उनका जो प्रोडक्ट है वो टोटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या वो कुछ अलग काम कर रहे हैं जो मार्केट में किसी ने नहीं किया, और देख के ऐसा लग रहा है कि वो स्कैम करने नहीं बैठे, वो कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करने बैठे। कुछ कंपनी की फिलॉसफी ऐसी होती, इस वजह से कई सारी कंपनीज लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती, क्योंकि वो शुरुआत से ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते, लोगों का फीडबैक सुनते, सर्विस पे काम करते। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ इस मामले पे आती है कि हम जल्दी से अपना प्रोडक्ट बनाए, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो बंद करके हम अगले बिजनेस के ऊपर परफॉर्म कर जाएंगे। यार ये चीज से थोड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना लोग को तब आके, इस वजह से कोई भी कंपनी अगर आप प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो ना, हमेशा ये सोचो कि का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और क्या वो लंबे समय तक खेल खेलने बैठी। दो टीवी के बारे में पता था ये चीज ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगी, सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो इस ट्रैक के सब्सक्रिप्शन मॉडल के आदि नहीं। 10,000 रुपए का टीवी देके महीने के 700-800 रुपए नहीं देने बैठे हैं लोग। ये बात जब ये टीवी लॉन्च हुआ तो समय मैंने भी बताई थी कि ये शायद प्रोडक्ट इतना ज्यादा ना चले इनका ब्रांड, और वो आपने देखी कि ये चीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। ऑब्वियसली अगर कंपनी को अगर ये चीज पे टिके रहना था ना अपने ब्रांड के ऊपर, तो यार इसके अंदर मॉडिफिकेशन लाते, अलग अलग टियर लाते, प्लान्स लाते, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते, नए टीवीज को लॉन्च करते, नए प्रोडक्ट निकालते, तब समझ में आता कि हाँ ये कंपनी लॉन्ग रन में काम करने की ये बैठी है और लोगों को छोड़ कर नहीं जाएगी कंपनी। खैर कंपनी के छोड़ के जाने वाली बातें तो होती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंपनी रहती है जिसके बारे में रिपोर्ट आ रही थी कंपनी यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन अब वो अपना एक नया फोन यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। मैं हमें बात कर रहा हूँ ऑनर कंपनी के X9C की। ये फोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। 6600 mAh बैटरी होगी, IP रेटिंग होगी और 1.5 के 120Hz एमोलेड होगा। देखना सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। हम बात बताता हूँ प्रॉब्लम इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिल रहा है। बहुत पुराना प्रोसेसर है इस फोन पे आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस फोन का जो टीजर था वो पहला रिलीज किया गया था फरवरी के अंदर, और फरवरी से लेके अब जून और जुलाई में अब जब फोन लॉन्च होने वाला है ना, तब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा टाइम यहाँ पे निकल चुका है। ऑनर के बारे में बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि ऑनर कंपनी को इंडिया में शायद ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, और ऐसी रिपोर्ट से भी पता चला था कि BIS सर्टिफिकेशन के डिवाइसेस को नहीं मिल रहा था, जिस कारण से चाहते हुए फोन्स को लॉन्च नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कंपनी इंडिया छोड़ के जा रही थी, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में टिकी हुई है, इंडिया में आके काम करेगी, और ये भी सुनने में आया कि 6 महीने के अंदर ये लोग इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये कंपनी अच्छी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाएगी? क्योंकि लोगों को इसकी X9B के अंदर सर्विस के इश्यूज काफी ज्यादा थे। और ये बात मैंने अपने पहले भी वीडियोस में क्लियरली बताई, ऑनर का कोई भी वीडियो उठा लेना जिसके अंदर मैंने ये बोला है कि ऑनर कंपनी के फोन इंडिया में नहीं बन रहे, ये फोन इम्पोर्ट होके आ रहे हैं और इनका पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से इसके अंदर आपको सर्विस के इश्यूज आ सकते हैं। कंपनी ने ये बात सुनी, सर्विस के ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है, ये बात मुझे पता चली। मैन्युफैक्चरिंग में टाइम ले रहे हैं ये लोग, लेकिन एक बार ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाने लगे, अच्छे तरीके से सर्विस देने लगे, सॉफ्टवेयर अपडेट देने लगे, और ग्लोबल कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसे टाइम पे इंडिया में लॉन्च करने लगे ना, तब जाके कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन
उस तरफ जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं कहूंगा ऑनर कंपनी को देखते हैं, अभी ऑब्जर्व करते हैं, तुरंत कूदने की कोई जरूरत नहीं है इनके प्रोडक्ट्स को, लेकिन मार्केट में अगर अच्छा प्रोडक्ट सही दाम पे निकाले, सर्विस प्रोवाइड करे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे, अगर ये सारी चीजें अगर अच्छे तरीके से करती फिर इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है मिस्टर माधव शेख को लेके। मिस्टर माधव आप लोगों को पता है रियलमी में थे, फिर ऑनर में गए। ऑनर का जो टैग होता है, एस टैग का जो टैग होता है, ये अपनी प्रोफाइल से हटा चुके हैं। उससे पहले एल्काटेल के साथ भी एडवाइजर के ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और उसकी कुछ इमेजेस यहाँ पे मार्केट में आ गए, कह रहे हैं कि जुलाई में फोन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। अब सच बात तो ये कि एआई का जो गिमिक है वो तो यहाँ चल रहा है, ऊपर से बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी की और मेड इन इंडिया ओएस की, तो सच बात तो ये कि मेड इन इंडिया ओएस ऐसी कोई चीज नहीं है। कुछ कंपनीज एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लेके उसका फोर्क लेके अपना ही एक सेपरेट ओएस बनाती है, लेकिन अगर कोई कंपनी स्मार्टफोन बना रही तो बेसिकली एंड्रॉइड ही ले रही, गूगल से सर्विसेज वगैरह ले रही, ज्यादा से ज्यादा अपनी एक तो ऐप यहाँ पर डाल देगी जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड हो, और एक दो ऐप यहाँ पे बना लेगी जिसके अंदर कुछ एआई की फीचर यहाँ पर दे दे, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर से तो ह्यूमर मार्केट में ये चल रहा है कि इस फोन के अंदर यूनी एसओसी का प्रोसेसर होगा। अब यूनी एसओसी के बारे में बात बता देता हूँ। देखो प्रोसेसर उसके ठीक ठाक ही है, लेकिन 10,000 रुपए तक ही उसके प्रोसेसर, और 10,000 रुपए के नीचे वाले फोन्स के अंदर भी वो प्रोसेसर सूट करता है, उसके ऊपर ये फोन के ऊपर ये प्रोसेसर सूट नहीं करता। उसके कंपैरिजन में जब 10,000 रुपए का प्राइस पॉइंट टच हो जाता है तो मीडियाटेक जैसी कंपनी के अच्छे प्रोसेसर है। लावा जैसी कंपनी देखो, इंडियन कंपनी है, लेटेस्ट प्रोसेसर यूज कर रही है अपने नए मोबाइल फोन के अंदर जो स्टॉर्म सीरीज है। ये देखकर अच्छा लगता है कि वो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, नए फोन्स निकाल रही है, नए प्रोसेसर निकाल रही है, ब्रोटवेयर्स नहीं दे रही, क्लीन एंड्रॉइड दे रही, कई सारी अच्छी चीजें ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए के हिसाब से एक अच्छा फोन यहाँ पे बन सकता है वो बना रहे हैं। लेकिन क्या इस फोन के अंदर जो एआई क्लस्टर में कंपनी आ रही, फ्लिपकार्ट के साथ एसोसिएशन है, फ्लिपकार्ट के अंदर ये फोन आएगा, क्या मार्केट में वाकई में ये लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे, क्या वाकई में यहाँ पे चल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। मतलब मार्केट में तो इसलिए आ गए क्योंकि इंडिया के अंदर 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए का जो मार्केट रहता है वो 70% रहता है, और इस सेगमेंट इतना बड़ा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी आके अपना मोबाइल फोन निकाल के बेचना चाहती है। लेकिन यही बात है, कितने लंबे समय तक ये मोबाइल फोन यहाँ पे रहेगा, कितने लंबे समय तक कंपनी यहाँ पे सर्वाइव कर लेगी, आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, ये कई सारी बात है। ऑनर में कई सारे लोगों को दिक्कतें आई थी, लेकिन अब ऑनर जैसी कंपनी अब धीरे धीरे यहाँ पे कम बैक कर रही है, दोबारा से यहाँ पे लगे हुए हैं। 6-8 महीने बाद ही पता चले कि ऑनर की स्थिति यहाँ पर क्या है, क्या पहले जैसी हालत है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एआई क्लस के लिए तो हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ब्रांड में ओएस कैसा होगा ये नहीं पता, जो बड़े बड़े क्लेम्स करे, क्या क्लेम्स के ऊपर क्या खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें इंतजार थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यार ये होती है कहानी यहाँ पे। तो दोस्तों यार ये थी कुछ हफ्ते की तस्वीर टेक न्यूज। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।